अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे फर्स्ट व्लॉग की पहली एपिसोड है। टाइम बज रहा है सुबह के 9:37। अभी अभी आपके भाई की आँख खुली है। बस आज हमें जुनून ही ऐसा था अपना व्लॉग शूट करने के लिए कि भाई सुबह सवेरे ही उठ के, वरना 12 बजे उठता हूँ सच्ची बताऊँ तो। आज 7:30 साढ़े 9 बजे अपना व्लॉग का स्टार्ट कर रहे अपने चैनल के ऊपर, जिसका नाम मेरा माजी है, जिसमें हम अपनी सारी कहानियाँ सुनाया करेंगे। पास्ट की कहानियाँ, जो हमारा पास्ट गुजर चुका है उसकी कहानी। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है ना, वो है जी डंकी क्यों नहीं लगानी चाहिए। तो भाई इसका ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक हो गया। फर्स्ट पार्ट इस तरह है ना कि मिसाल है कि भाई अब मैं 4 साल वहाँ पे रह के आ चुका हूँ, तो सफ़र जो था वो कम से कम 1.5 से 2 महीने का था। तो अब 1.5 से 2 महीने का सफ़र तो 15 से 20 मिनट में कोई भी नहीं आपको, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि 15 से 20 मिनट में आपको एक्सप्लेन करके बता दे भाई नहीं ऐसा नहीं है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि भाई आप पहले पूरी कहानी सुनिएगा। डंकी नहीं लगानी चाहिए यार। अगर आपको डंकी लगानी है तो फिर उसके लिए आपको यानी मौत को हाथ लगाना पड़ेगा। हाथ भी नहीं, यानी मौत के अंदर जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से पहले इंसान सोच लेता है कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं होगा। बट जब अंदर जाता है ना, फिर इंसान को पता लगता है कि अंदर क्या है, यानी अंदर की कौन सी खामियां हैं जो हमें नहीं पता थी, कौन से ऐसे काम हैं जो भाई हमें नहीं दिखाए गए या नहीं बताए गए। भाई मैं तो इतना ही कहूँगा कि यार ये जो सीन है ना सारा डंकी मंकी वाला, ये नहीं ठीक। वजह यह है कि भाई मैं 4 साल रह के आ चुका हूँ, आप अभी मेरी कहानी को सुनेंगे। स्किप मत करना, स्किप करोगे तो बहुत नुकसान खाओगे, क्योंकि ऐसी दिलचस्प स्टोरी होने लगी है हमारे माजी के चैनल के ऊपर। ऐसी स्टोरीज आएगी कि मैं वादा करता हूँ कि आप पूरा सुनोगे ना तो आपको बीच में मजे की बातें भी मिलेंगी। अभी तो पहला व्लॉग है, क्या पता हमसे उस तरह यानी खुल के बात ना हो कैमरे के सामने, कैमरा है क्योंकि। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस हमारा और रेज होगा और हम और मज़े से यानी और खुल के और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे अपनी कहानी को। और इंशाल्लाह मेरे माजी की कहानी एक बुक से अच्छी होगी। पहले तो ये ख्याल था कि भाई बुक लिखते हैं अपने ऊपर, सच्ची बताता हूँ। बट बुक का तो नहीं इरादा बना, मुश्किल था ये काम लिख के फिर आगे पोस्ट करना, क्योंकि अपनी सारी की सारी ज़िंदगी जो है ना पास्ट की, जितना पास्ट गुजरा है सारा दिलचस्प रहा है और सारा मैजिकल। वो नहीं कहते थे मैजिकल, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं हमारे पास्ट के अंदर के सारी की सारी मैजिकल हैं जो उम्मीद से बाहर हैं। जैसे कि अब मेरी ये पहला टॉपिक है डंकी। अब ये कैसे मैजिकल होगा। मैं 16 साल की उम्र में डंकी पे गया था। और मज़े की बात बताऊँ ना, मेरे रेडियस में, मेरी रहने की, जिधर मैं रहता हूँ, जिस इलाके में मैं हूँ, यहाँ पे आसपास के 20 से 25 किलोमीटर दूर, इतना कह सकते हैं कि 20-25 किलोमीटर के एरिया में कोई बंदे ने डंकी नहीं लगाई हुई। भाई सिर्फ एक आपका भाई है जिसने डंकी लगाई है, और मतलब रह के भी आया वहाँ पे, इस सफ़र को काटा भी है, मुश्किलात देखी भी हैं, रह के भी आया हूँ। तो सिर्फ आपका एक भाई है और उसके अलावा किसी ने भी नहीं ऐसा काम किया। तो ये बात मैजिकल हो जाती है फिर, इसलिए कि भाई आगे किसी को पता होता है, ऐसा कुछ चक्कर हुआ होता है, या आसपास ऐसे लोग होते हैं, ये ख्वाब दिखाए जाते हैं। ख्वाब की बात रही, ख्वाब आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये जो ख्वाब दिखाए जाते हैं ना, ये बड़ी गंदी चीज़ है। शुरुआत ही यहाँ से करेंगे अपनी स्टोरी की कि ख्वाब हमें किसने दिखाया और क्यों दिखाया। बाकी ये है कि अभी सुबह सुबह का टाइम है, 9:30 बज रहे हैं। आपको पता है आपके भाई ने अभी भी उठ के व्लॉग शुरू कर दिया। नाश्ता वाश्ता नहीं किया, नाश्ता की हिम्मत होती है अपनी, तो नाश्ता नहीं छोड़ता। तो जाते हैं नाश्ता करते हैं इंशाल्लाह, फिर अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं कुछ देर बाद। तेरा तो गेम बचाना पड़े। तो आगे हम वापस अपनी इस दिलचस्प वीडियो को शुरू करने के लिए यार नाश्ता वाश्ता कर लिया। अभी सीन ऑन है, अपने छोटे से स्टूडियो बनाया हुआ है हमने यहाँ पे, इसके अंदर इंटर हो चुके हैं। बताएंगे आपको इसके बारे में भी। अभी आप जो मुझसे सुनोगे या मैं जो कुछ डिस्क्राइब करूँगा या मैं जो कहानी अभी कहूँगा डंकी के बारे में, इसके तल्लुका यानी मुतालिक जो भी कोई बात होगी इसकी, तो वो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। उसका भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वो आप कैसे कर सकते हो कि भाई डायरेक्ट आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैं आपको डायरेक्ट जवाब भी दे सकता हूँ कि भाई क्या क्या कोई भी सवाल होगा आपका तो वो डायरेक्ट आपको कमेंट्स के थ्रू भी आपको जवाब, मतलब आपको वापस रिप्लाई दिए जाएंगे। और
जो आसान तरीका है जिससे आप मुझे लाइव यानी आके, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि वो हम कहाँ पे और कैसे लाइव जाते हैं, वो लास्ट में वीडियो में बताया जाएगा। अभी के लिए हम अपनी कहानी के टॉपिक पे शुरू करते हैं। आप लोग भी इंतज़ार में होंगे कि भाई बंदा बस दिमाग ही खाई जा रहा है कहानी नहीं सुना रहा। तो यार जैसे कि कहा था कि शुरू करेंगे ख्वाब से। ख्वाब किसने दिखाए थे, बस अब आपको बताते हैं शुरू में हुआ क्या हमारे साथ। मेरी एज थी उस वक्त 16 साल, जस्ट मैंने मैट्रिक क्लियर की थी और मैट्रिक ही मेरी तालीम है। तो मैट्रिक क्लियर होते ही आपके भाई को उस वक्त गलत लत लग चुकी थी। मैं जो कुछ बता रहा हूँ सच्ची बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। मैं क्योंकि अब स्टोरी की शुरुआत ही यहाँ से हुई है तो मुझे मजबूरन ये बात ओपन करनी पड़ी कि उस वक्त आपके भाई को चर्च की आदत लग गई थी। स्कूल टाइम पे ही चर्च पीने लग गया, यानी 9th 10th में मैं थोड़ी चर्च पीने लग गया। तो अब मैं जैसे ही कॉलेज में इंटर हुआ तो मेरे घर वालों को पता लग गया। बस कुछ मामलात ऐसे हुए कि उन्होंने उठा के मुझे रिहैब सेंटर में डाल दिया, जो कि यहीं पे है हरीपुर में। मेरा नाम अरसलान है, ठीक हो गया। मैं हरीपुर से, गांव है, गांव का रहायशी हूँ, खुद गांव में रहता हूँ और मतलब इधर ही पला बड़ा हूँ। ज़्यादा उम्र मेरी यहाँ पे गुजरी है इस गाँव में। पहले हम पिंडी में रहते थे, पिंडी में कुछ 8 साल रहा हूँ। मगर ये कि बचपन का वो माजी इतना ख़ास याद नहीं है और ना मतलब उसको अभी डिस्क्राइब करेंगे। वो जो टाइम है वो हम आगे आने वाले टाइम में सोचेंगे कब कौन सा वक्त ऐसा होगा जिस वक्त वो डिस्क्राइब करना चाहिए। बट अभी के लिए जो हम अपनी एज को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो है सारी 16 साल के बाद की एज। तो अपनी अभी जस्ट उम्र 16 साल हुई थी तो घर वालों ने डाल दिया रिहैब सेंटर में। अब रिहैब सेंटर में थी सख्तियाँ। अभी खुल के इस बारे ये टॉपिक कहीं और चला जाएगा। तो सख्तियाँ यही थी कि भाई वहाँ पे मारा लगा जाता था, मारने थे तो चलो हिसाब ही कोई नहीं है। उसके बाद आ गया वहाँ पे बेड़ियों से बांध के हमें रखा जाता था। 3 महीने 10 दिन में वहाँ पे गुजार के है। और मतलब उसके बाद फिर मेरे घर वालों ने मुझे निकाल लिया, घर पे काम था, ज़रूरत थी मेरी, तो उन्होंने मुझे वहाँ से ले आए। अब उस दौरान मुझे कैसे पता लगा कि टंकी भी कोई सफ़र है या टंकी भी कोई ऐसा ज़रिया है जिससे आप मतलब बाहर जा सकते हो। ख्वाब की बात है तो ख्वाब जैसे कि ये लोग आजकल टिकटॉक पे आप लोग देख रहे हो, लोग यूरोप पहुँच जाते हैं। लिबिया की नई गेम्स खुली हुई है, ठीक हो गया, तो लोग जा रहे हैं यूरोप की तरफ। पहले तो ये तुर्की होता था सारा, ईरान तुर्की और यही सफ़र होता था। अब नए गए एजेंट जो हैं उनका तो काम ही है कि भाई आपको ख्वाब दिखाना, अपना पैसा बनाना। और उनको नहीं परवाह भाई आप जी रहे हो, आप मर रहे हो, आप रास्ते में किस जगह पे हो, कहाँ पे हो, कैसे रह रहे हो, कैसे नहीं रह रहे। उनका एक ही मकसद है आप पहुँचो ना पहुँचो रास्ते में हो, और पहुँच गए हो तो पैसे दो। बस इसके अलावा उनका आपसे कोई लेना देना नहीं होता। एजेंट सब एक जैसे होते हैं। कोई आपका सका भाई भी हो तो उसका भी एक ही सीन होता है। तो एजेंटों का तो काम ही है। अब मुझे ख्वाब मेरे साथ मतलब मैं बच्चा था उस वक्त, तो रिहैब सेंटर में मुझे बच्चों वाले पोर्शन में डाला गया। वहाँ पे एक लड़का था, मेरा नाम अरसलान है, जैसे कि तो उसका नाम भी अरसलान ही था। उस अरसलान ने मुझे छोटी छोटी मालूमात दी थी, मतलब ख्वाब ही ऐसे कुछ दिखाए थे कि भाई ऐसे तुर्की एक मुल्क है। उसने मुझे यूरोप का नहीं कहा था। लोग तो यूरोप के ख्वाब देख के जाते हैं, मैं तो तुर्की के देख के चला गया था। अब मुझे उसने ऐसा बताया कि भाई ऐसे बानो रोड से डाले जाते हैं। मुझे बस इतना ही पता था, मेरा कोई एजेंट नहीं है। विदाउट एजेंट किया हूँ मैं फर्स्ट टाइम और पहुँचा भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एज ही नहीं थी। तो उस बंदे ने मुझे ऐसी बात कही कि भाई आप तुर्की जाओगे, यहाँ से तुर्की चला जाता है बंदा, बानो रोड से डाले जाते हैं। और उसने ये नहीं बताया कि रास्ते में सख्तियाँ हैं, भाई आपको वहाँ पे मारा जाएगा, कूटा जाएगा, या मतलब टैक्सियों में पैदल ये वो आगे पीछे। डंकी के हालात तो भी मैं बताऊँगा कैसे कैसे आए थे, बट ये है कि मतलब उसने मुझे आगे की कहानी कोई नहीं बताई। उसने मुझे बताया कि बानो रोड से डाले जाते हैं, तुर्की ले जाते हैं डायरेक्ट। तुर्की जाके बंदा बड़े मज़े में हो जाता है। अब मज़े में कैसे हो जाता है, ख्वाबों में मुझे ये ख्वाब दिखाया गया कि भाई आपको जाते ही पेपर मिल जाते हैं, बंदे को अच्छी तनख्वाह मिलती है, सैलरी है 3 से 4 लाख रुपए सैलरी बनती है, मतलब मुल्क भी हमें बड़ा सपोर्ट करता है। कुछ चीज़ें उसमें थी, रियल थी, यानी ये नहीं कि मैं कह रहा था वो 2 नंबर थी। वहाँ पे जाके कुछ अपना ही सेटअप है, यानी अपना ही सीन है, तो वो था मतलब। बट ये कि ख्वाब ही थे एक किस्म के, वो सच्चाई में नहीं बदल सके। तो उसने मुझे इस तरह की चीज़ें मेरे जहन में डाल दी। तो 3 महीने 10 दिन बाद मुझे घर वालों ने निकाल दिया। ख्वाब अब मैंने देख लिया था, तो उन्होंने घर से निकाला। तो मैं अब घर पे आया, मुझे घर पे सुकून ही ना आए। मेरे जहन में एक ही बात थी कि भाई
अब फिर मैंने गलती से कहीं दोबारा ये नशा शुरू कर दिया तो घर वाले मुझे वहीं पे ना जाकर डाल दे। उससे बेहतर है कि भाई मैं तुर्की जाऊँ या आगे का सफ़र तय करूँ। अब वो मुमकिन इसी तरह था कि मैं घर से छोड़ूँ, घर को छोड़ूँ। मेरे पास उस वक्त अपनी बाकायदा सिम कार्ड भी नहीं था, तो मैं अपना मतलब भाई के साथ गया हुआ था। शॉप है हमारी अपनी कंपनी, तो उस पर हम गए हुए थे शॉप पे। मैं भाई के साथ गया था, वहाँ पे मैंने लेट के दिन गुजारा। सारे दिन यही मेरे जहन में ख्याल आते थे कि भाई क्या करें क्या करें। भाई दिल को मजबूत कर दिया। वो इस सारे एडवेंचर में अब मैजिकल बात कहो तो ये मैजिकल है कि भाई इस सारे एडवेंचर में मेरे साथ कोई भी नहीं था। कोई भी कहो ना तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कह सके कि भाई हम अरसलान के साथ थे, अरसलान मेरे थ्रू गया है या फलां फलूँ, ऐसा कोई सीन भी नहीं था। अब मैं अकेले ही ये सब कुछ तय कर रहा हूँ। रात को मेरा जहन बन गया। अगले दिन भाई इस तरह मैं शॉप पे गया, सुबह का टाइम। अब मुझे कुछ भी नहीं पता, सुबह को मेरे पास मोबाइल तक नहीं था उस वक्त, कोई भी अरेंजमेंट नहीं थी। सुबह का टाइम था भाई, मैं दिन गुजरा 12 बजे। मतलब मुझे भाई ने कहा ये पैसे दिए थोड़े से, 1,70,000 रुपये था मेरे पास उस वक्त, 1,70,000 रुपये। आज मैं बात कर रहा हूँ 2018 की, मैं 18 मतलब आज से 8 साल पीछे लेके जा रहा हूँ आपको डायरेक्ट। और उस वक्त 1.5 लाख रुपये की कोई वैल्यू थी, यानी 1,70,000 रुपये की खासी वैल्यू हुआ करती थी। मेरे पास 1,70,000 रुपये है, उसने मुझे कहा घर पे जाके दे। मैं घर पे देने के बजाय तीतर हो गया। अब तीतर कैसे हुआ, मैं वहाँ से निकला चप्पियाँ पहन के। भाई ने समझा भी नहीं गया होगा, थोड़ी देर में जाएगा ये कुछ भी हो। मैं घर से निकला, गया लंडे शंडे पे, मतलब अपनी शॉपिंग की है वो आगे पीछे। एक मोबाइल लिया न्यू सा वीवो का, मेरे ख्याल से 24-25 हज़ार का मोबाइल लिया था मैंने। अब उसमें सिम नहीं है, सिर्फ मोबाइल ही लिया भाई। और वो मोबाइल भी आगे से मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताऊँगा। तो मोबाइल लिया भाई, मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान लिया जो ज़रूरत का था, जो मुझे बताया वहाँ पे पैंटें शर्टें चलती हैं, तो मैंने कुछ शूज़ ले लिए और मतलब अपना सामान लिया। और बस मुझे ये पता है कि बानो रोड, उसके अलावा मेरे पास ना कोई एजेंट था उस वक्त, ना कोई ऐसा कोई बंदा था जिससे मुझे पता लगता है मैं आगे सफ़र को कंटिन्यू करता नहीं। बस ये जहन बना और यहाँ से निकल पड़ा पेशावर की तरफ। पेशावर गया भाई, वहाँ पे अपना मतलब सामान लेने गया। उस वक्त तो मैंने नशा कर रहा था, तो पेशावर से चीज़ उठाई मैंने। अब मुझे वहाँ पे मेरी एज कम होने की वजह से मुझे कोई भी बंदा क्वेटे का टिकट ही ना दे। 16 साल एज थी, मुझे हर बंदा कहे कि भाई अपना बे फॉर्म दो, अपने शनाख्ती कार्ड दो। मैं कहूँ भाई मेरे के पास है ही नहीं। अगर मैं कहते हैं घर से रब्ता करवाओ, घर से मंगवाओ, तो घर पे तो मैं भाई बात क्या है हुआ था, तो मैं कैसे घर पे रब्ता करते घर से मंगवाता। तो उसके लिए तो बहुत कम्पेटिटिव होने वाला था ये सारा सीन। अब मैं वहाँ पे बैठा हुआ सोच रहा हूँ, दिन से शाम हो गई, किसी बंदे ने मुझे टिकट नहीं दिया क्वेटा या कराची की। जब मेरा इरादा क्वेटा या कराची जाने का था, घर से मैं भाग चुका हुआ था। अब क्वेटा कराची जाने के लिए भी भाई जब दोनों की तरफ आपको आईडी कार्ड चाहिए, रास्ते में चेक पोस्ट आती है, वहाँ पर उतार लेते हैं। वहाँ पे मुझे एक बंदे ने कहा कि भाई आप लाहौर चले जाओ, लाहौर से आपका काम मिलेगा। मैं लाहौर की बस पकड़ी, वो काम आसान था, कुछ भी नहीं मांगा। लाहौर की बस पकड़ी, 5.5 घंटे में लाहौर पहुंचा। आपका भाई वहाँ पे जाकर पता किया, इधर उधर भी गई सीन है। बस स्टॉप्स पे मुझे जाने का कोई तरीका ही नहीं मिल रहा था। अब अपना सफ़र को शुरू करने के लिए यहाँ पे ट्रेजेडी हुई सारी चीज़ें। मैंने कहा कराची जाते हैं, क्वेटे वाला सीन तो मुश्किल है, वहाँ पे उसमें बम शम फट रहे थे, यानी दिमागी शमाका का सीन था। वहाँ के थोड़े लोगों ने बताया वहाँ पे तुम जा क्यों रहे हो, वहाँ पे तो बड़ी सख्ती है। तो मैंने कहा चलो कुछ अरसे के लिए जाते हैं कराची, वहाँ पे स्टे कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर हुआ बंदे का निज़ाम बनता, वो कुछ बंदे की मालूमात हुई इस चीज़ के बारे में, तो फिर आगे जाएंगे। बट नसीब की बात थी आपके भाई रायवन में गया। रायवन में वहाँ पे बैठा हुआ था, तो इज्तिमा में बैठा हुआ था। वहाँ पे मुझे बंदे ने कहा भाई आप आज़ाद टिकट लेके जा सकते हो जहाँ पे भी जाना चाहो। पाकिस्तान में ट्रेन का आज़ाद टिकट मिल जाता है, और अगर आप मतलब अपने लिए बर्थ बुक करवाओगे तो उसके लिए भी आईडी कार्ड चाहिए, मगर आज़ाद टिकट के लिए वो आपसे कुछ भी नहीं मांगते। मेरे पास आ गया मौका, मैंने पकड़ा भाई, इज्तिमा को छोड़ा, वहीं पे पकड़ा आज़ाद टिकट कराची का, और मैं रवाना। अब 24 घंटे बीच में ट्रेन चलती रही, 24 घंटे अब इस तरह चलती रही। रात दिन को तो मैं चलो जाग रहा था, रात को बीच में मुझे भी नहीं पता लगा कैसे और क्यों हुआ, और नसीबों की बात है भाई। आप सोचोगे कि भाई कैसे हो सकता है, ये सिर्फ मैजिक का है, मतलब कुदरती नेचर है ऐसी कि भाई हुआ इस तरह। मेरा नसीब था, मेरा रिस्क था, मैंने वहीं पे जाना था, या जहाँ पे मैंने खाना पीना था वहीं पे मैं पहुँचा। मैं रास्ते में था, रात को मैं 9 बजे सो गया। मैं पी रहा था मालमूद, तो उसकी वजह से मुझे नींद में आ गई रात 9 बजे। अब रात को 12 बजे मतलब ट्रेन ने चेंज होना था, इंजन्स ने चेंज होना था, या जो भी था कुछ ना कुछ होना था रात को।
तो मुझे इस बारे में इल्म कोई नहीं था, क्योंकि मैं एक तो हौज़ टिकट पे था, किसी की बर्थ में सोया हुआ था, वो बर्थ खाली थी, तो मैं वहाँ सोया हुआ था, मुझे किसी ने भी नहीं जगाया। अब ट्रेन रात को चेंज हो गई और वो ट्रेन जा खड़ी हुई क्वेटे। जाना किधर था? कराची। जा पहुंचा क्वेटे रात को। कोई मतलब अगले दिन सुबह मेरी आंख खुली तो टीटी से पूछा मैं कहाँ पे, उसने कहा सर आप क्वेटा पहुँचे हैं। मैंने कहा सर मैंने तो कराची जाना था। वो पता नहीं सखर से या मुल्तान कह रहे थे कहाँ से आपकी ट्रेन चेंज होनी थी, आपको वहाँ से चेंज नहीं किया? मैंने कहा नहीं किया। चले ठीक है, मैं आगे क्वेटे भी मैंने आना था। अब मैं क्वेटे पहुँच गया। अब क्वेटे में मेरे पास कोई भी तलक नहीं, मतलब मैंने कहा कुछ भी सीन नहीं ऐसा था कि भाई मैं वहाँ पर किसी से बात करते, मेरे पास कोई मोबाइल्स का सेटअप होता, सिम कार्ड ही नहीं है। अब वहाँ पे गया, बड़ा मुश्किल सीन भी। हर बंदा मुझसे पूछ रहा है कि भाई किधर पुलिस वाले खड़ा कर लें। मैं उनको क्या झूठ बोलूँ, कभी नानी के घर जा रहा हूँ, कभी दादी के घर जा रहा हूँ, ये वो आगे पीछे, मतलब सारा सीन कह रहा था। अब वहाँ पे मुझे बानो रोड, बिल्कुल जहाँ पे ट्रेन स्टेशन उतरो वहाँ से नज़दीक ही था, आधे घंटे की दूरी पे था। अब बानो रोड में चला गया, वहाँ पे मैं जाके पता करने लग गया भाई यहाँ से डाले जाते हैं तुर्की के लिए, तो क्या सीन है ये वो आगे पीछे। अब वो लोग मुझे इतना डराए, मतलब वहाँ पे मुझे जाके पता लगा कि भाई ये मौत का सफ़र है, ये फलां है या टंगीन है। भाई वो एक बाबा मिल गया मुझे इस तरह की शॉप पे, उनके उसकी भी मतलब अपना ट्रांसपोर्ट का सेटअप था। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सेटअप है, सारे डाले खड़े हुए होते हैं, मगर लेके हर बंदा नहीं जाता। उसने मुझे कहा कभी भी ये सफ़र मत ज्वाइन करना, ये बहुत मुश्किल सफ़र है, इसमें आपको ऐसी ऐसी रुकावटें देखने को मिलेंगी कि भाई जो आपकी सोच में भी नहीं है, ऐसी रुकावट हैं बीच में, या भाई आपको बहुत सख्ती काटने को मिलेगी, तो वो सफ़र करना आपकी एज के लिए मुमकिन नहीं। मुझे मतलब डरा दिया फुल बाय फुल। रात का टाइम होने लग गया, एक रास्ते करना पड़ा था, दिल टूट गया भाई नहीं जाना, चोर गोली मारो, क्यों अपनी जान को भाई वैसे ही इतना जुल्म में डालें। जिस तरह बाबा ने बताया रास्ते में लोग मरे हुए मिलते हैं, पैदल जाना पड़ता है, ये वो आगे पीछे, इस तरह की बातें बताई कि भाई वो सब थी आगे, ये नहीं कि वो नहीं थी। बट मेरा उधर उन्होंने दिल तोड़ दिया, मैं भी मजबूत हो गया, वापस आया भाई। अब अगला सीन था, होटल नहीं मिल रहा था रेंट पे क्वेटा में भी। अभी क्वेटा में होटल नहीं मिल रहा, देख लो। पाकिस्तानी होने के बावजूद, पाकिस्तानी होकर उस वक्त मेरे पास आईडी कार्ड नहीं था, ये कुछ ऐसा सीन नहीं था कि मुझे मिल जाता। तो वहाँ पे मतलब मैंने कुछ टाइम नेट कैफ़े में गुजारा। रात के 11 बज गए, मैं गलियों में घूमने लग गया। होटल मुझे पहले ही नहीं मिल रहे थे, वो सब मुझसे यही डिमांड कर रहे थे बेफॉर्म, या घर वालों से रब्ता करवाओ या आईडी कार्ड, जो मेरा बस स्टैंड पर सीन हो। तो होटल नहीं मिल रहे थे उस वक्त। 11 बजे नेट कैफ़े भी बंद हो गया, मैं वहाँ से बाहर निकला गलियों की तरफ। मैं आया, हमाम खुला हुआ था, मैंने अपने बाल शाल सेट करवाए। मैंने कहा टाइम पास कर रहा था कि सुबह होगी तो कराची निकल जाऊँगा। तो उस वक्त तो कोई भी सीन नहीं था कराची जाने का, बसों पे मैं जा नहीं सकता था, ट्रेन टिकट पे ही जाना था, तो वो सुबह निकलनी थी। तो अब भाई ने रात को 12 बजे मतलब हमाम 12 बज गया, मैं गलियों में घूम रहा था, अचानक यानी कुदरत मेहरबान हो तो बंदा कहता है, एक बंदा आया जो वहाँ पर गार्ड था, गलियों में गार्डों का काम कर रहा था। तो मैं बाज़ार में ही था मेरे ख्याल से, इतना ख़ास मुझे याद नहीं है। तो मैं गार्ड था आया, तो उसने मुझे कहा बच्चे तुम कहाँ पे जा रहे हो, इस वक्त रात को बाहर क्या कह रहे हो। मैंने कहा भाई रहाइश नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही, और मेरा आईडी कार्ड मेरे पास नहीं है ना, तो मैं यहाँ का नहीं हूँ, बाहर का हूँ। तो उसने कहा ये बड़ा ख़तरनाक इलाका है, इस वक्त रात को बाहर रहना यहाँ पे ठीक नहीं है आपके लिए, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो आप आओ मैं आपका बंदोबस्त करता हूँ। वो मुझे एक पुराने से होटल में ले गया। तो वहाँ पे गया, उसने कुछ भी नहीं पूछा मुझसे, बस 1100 रुपया लिया और रात रहने को कह दिया कि भाई रह। अब यहाँ से आगे का सीन कोई नहीं था, पीछे का सीन था कि भाई मैं वापस आ रहा हूँ, आ जाओ भाई चलें, जा रहे हैं कराची। तो ऐसा कोई सीन नहीं था कि हम आगे जाएंगे। अब इस तरह हुआ कि आपके भाई ने सोचा जाना चाहिए आगे। रात को सोच रहा था कि भाई क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं दिल माना भाई, जब पता लगा था कि ये सख्तियाँ आगे आएंगी तो दिल मानने पे आया ही नहीं कि भाई मान जाए। अब इस तरह हुआ कि वहाँ पे सुबह हो गई, रात गुजर गई जिस तरह भी गुजरी, सुबह हो गई। सुबह बारिश लगी हुई थी, मैं 5 बजे ही उठ गया, सुबह नींद ही नहीं आ रही थी, मतलब बातें करते करते थोड़ा सोया उठा। सुबह 5 बजे सुबह बारिश लगी हुई बड़ी तेज़। अब मेरा ये जहन था कि पहले टाइम जाऊँगा, टिकट ले लूँगा, 8-9 बजे ट्रेन जाती है, ट्रेन की स्टेशन पर 6-7 बजे जैसे खुलता है तो मैं स्टेशन पर हूँ। 5 बजे उठा, मैंने नाश्ते के लिए बाहर निकला होटल से। वहाँ सुबह बारिश लगी, सर्दियों का मौसम था। मैं 11वें महीने में मैंने टैंकी स्टार्ट की थी, यानी 12वें महीने में, और बड़े गलत किस्म के मौसम पे मैंने एंट्री कर ली थी वहाँ पे। ये लगा एक मेरे लिए मुसीबत बन गई। अब मैं मतलब सुबह सवेरे उठा तो कुदरत सी बात है कि भाई मेरे नसीब में था। मैंने कहा ना कि उठा मैं वैसे ही उसी बानो रोड के पास ही मुझे मिला हुआ था होटल में, उसी बानो रोड पर चल के जा रहा था। तो वहाँ पर भाई
एक जगह पे मैंने देखा कि भाई सिगरेट पी रहा है कोई बंदा, डबल सिगरेट पी रहा है। मैंने उसको देखा तो मेरा भी दिल जागर हो गया, उसमें पी रहा था, ये काम कर रहा था। तो डबल सिगरेट की भाई चक्कर में मैं अंदर चला गया। अंदर गया तो वो जो बंदा पी रहा था ना, वो बंदा मुझे दफ्तान बॉर्डर पे लेके गया। अब वहाँ पे बैठे बातचीत हुई मेरी, वैसे ही मैंने पूछा बोला तो उसने कहा हाँ भाई इस तरह होता है, ये इस तरह के बंदे लेके जाते हैं तो एजेंट होते हैं फलां। उसने मुझे कोई इस तरह डरावी बात नहीं की डरने वाली। मेरा फिर वहीं पे बैठे बैठे जहन बदल गया। मैंने कहा नहीं भाई जाना है तो जो भी है देख लीजिए, घर से निकल आए और वापस पकड़ेंगे तो घर में जाकर क्या इज्जत रहेगी। वो आगे पीछे सोच के मैंने अपने सफ़र को कंटिन्यू किया और सोच लिया कि भाई अगर मौत भी हुई तो लड़ेंगे उससे। आनी तो है, आज भी आनी है, कल भी आनी है। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, ये बात सोच के चल पड़ा। उस बंदे को पूछा तो उसने मुझसे कहा मैं 15,000 रुपये लूँगा आपसे, आपको मैं आगे बंदों के हवाले कर दूँगा जो आपको इस काम में मदद करेंगे या आपको आगे तुर्की तक पहुँचाने की गारंटी लेंगे। अब मेरे पास अपना कोई एजेंट नहीं है। उस बंदे ने बिल फर्ज वहाँ से मुझे उसी वक्त सिगरेट पिया। उसने कहा चलो भाई मैंने अभी जाना है। वो बंदा वहीं के रास्ते में कहीं रहायशी था, मतलब सब टोटल नहीं गया, दफ्तान के इलाके में कहीं रहता था। तो रास्ते में ही उसने मतलब मुझे मुश्किल से बीच में भी चेक पोस्टों को उसने मुझे पैदल उतार कर, मतलब मेरी टंकी उसी वक्त शुरू होगी। पहले टोटे पे बिठाया मुझे उस बंदे ने, टोटे ने मुझे पहली चेक पोस्ट क्रॉस की, दूसरी चेक पोस्ट पे टोटा आगे नहीं गया, टोटा रुक गया, टोटे ने मुझे फिर उतार दिया। ये बंदा आया पीछे से, इसने मुझे उठाया। मुझे डर था बीच में, मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक ठाक जा रहा था। परेशानी थी बट अल्लाह का शुक्र था। अब आपका भाई पीछे की बात करो, पीछे घर वालों को कुछ नहीं पता, बंदा है मर गया किधर गया, क्योंकि रास्ता भी नहीं है। अब आपके भाई का आगे सब शुरू होता है। वो बंदा मुझे उठा कर ले जाता है। 1-2 दिन उसने मेरे को करके रखा। रास्ते के हालात ख़राब थे तो 4 पोस्ट ले गई थी तो उसने यहाँ पे 2 दिन यही पर आगे मैं आपको ले जाऊँगा। 1-2 दिन मुझे डर भी था, मेरे पास पैसे थे, मजे की बात है 1,40,000 था। मैंने ओपन नहीं किया हुआ था, मगर ये था मेरे पास 1,40,000 के करीब पैसे थे जो मेरी जेब में ही थे। तो मुझे डर था कि भाई इस बंदे के जहन में ये ना हो कि भाई बंदा निकला होगा, इसके पास कुछ ना कुछ होगा, उसके छोड़ दे तो मैं किधर जाऊँगा। बट तो उसके घर में कोई भी नहीं, वो खुद ही पतला सा बंदा था, उसको ये चीज़ जान में बहुत गई। मतलब उस बंदे ने मुझे वहाँ पे 1-2 दिन रख के मेरी हिम्मत अच्छी की और उसके बाद आगे मुझे सफ़र करवाया। 2-3 घंटे वो आगे चला, फिर उसके बाद डर लगता था अक्सर चल पड़ी। उसके बाद उसने मुझे होटल पिछले आ गए, होटल वाले से मुझे मतलब आगे टेंशन उठाना। वहाँ पे भाई मैं 3-4 दिन रहा। उन्होंने मुझे वैसे ही कमरा बना हुआ था साइड पे, मतलब वहाँ पे मेहमानों की बैठने की जगह बनाई थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे स्टे दे दिया। साथ में से 1,000 रुपये 500 रुपये डेली का लेने लग गई कि भाई आपका रेंट होगा रहने का। मैंने कहा ठीक हो। अब उस गाड़ी वाले ने मुझे बताया कि ये होटल का जो मालिक है यही आपको बिठाएगा उसके ऊपर अगले सफ़र को रवाना होने वाली गाड़ी पर। ठीक है, वो किसी के कहने पर आप कहीं करेंगे, ठीक हो गया। वहाँ पर बात होगी तो उसने भी किसी जन से बात की गई थी। वहाँ पे तीसरे दिन सुबह 10 बजे का टाइम, मेरे पास कोई सामान नहीं तो एक डॉक्सन आई तो खड़ी हो गई गाड़ी। उसने कहा मालिक आया कि चलो आपके बंदा आपका सफ़र शुरू होने वाला है, आ जाओ। अब मेरा सफ़र यहाँ से शुरू होने लगा था। मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ ना, मुझे कहता है खाने पीने के लिए बैग में कुछ है। मैंने कहा नहीं क्यों, क्या करना होता है। कहता है भाई बिस्किट लो, जूस लो, आगे पता नहीं आपको खाना पीना मिले या ना मिले। मैं फ़ौरन से पहले बाहर गया। वो बंदा जो डॉक्सन वाला है वो अपनी भीड़ लगा रहा है, चल भाई टाइम नहीं है उसके पास। अब मुझे नहीं पता था 26 बंदे डॉक्सन पे ऑलरेडी लोडेड हैं। वो पीछे खड़ी हुई थी साइड पे हो गई। वहीं से मुझे पता लग गया कि सख्तियाँ बड़ी हैं, मगर अब मुझे ऊपर होना पड़ा। मजबूरी थी, मैं रास्ते में आ चुका था, बहुत ज़्यादा आगे आ चुका था, मैं बॉर्डर के नज़दीक था। अब वहाँ पे भाई वो बंदा मुझे सामान पैक किया, उसने लोड किया गाड़ी डॉक्सन के साथ। उस पीछे डाले पे 3-4-5 आगे बैठे हैं, 20-25 बंदा डाले पे बैठे हैं। उसने मेरे डॉक्सन बढ़ा बगाई, ऐसी बगाई डॉक्सन में। रेगिस्तान था, रेगिस्तान में तो कम से कम 5 से 6 घंटे चलिए भाई डॉक्सन में। पूछो क्या हालात हुए थे मुझे आज इस तरीके से याद है। कपड़ों जब मैंने उतर के नीचे झाड़े ना, ऐसे लगा जैसे मेरे से एक रेडी मिट्टी की उतरी है, इतना वजन था मेरे ऊपर मिट्टी का। अल्लाह ने किया वहाँ पे हम पहुँच गए। अब वहाँ पे वो लदा सेफें बनी हुई थी, मतलब बॉर्डर के करीब थी सेफें बनी हुई थी, लदा सेफ में, मतलब जिसका जो बंदा था, जिस एजेंट की सेफ थी, जो भी वहाँ पर 2-3 दिन का उतारने लग गया वो बंदा। अब मैं बच गया, 2-4 बंदे और बच गए। मुझे उसने नहीं पूछा रहे पहले कोई भी।
और पूछा ही नहीं है। आखिर में मुझे कहते हैं चलो जब आखिरी सेफ आई और आखिरी 4 बंदों में करना था वो सबसे बड़ी जहाँ से मैंने निकला जाना वहाँ पे पहुँचा तो भाई उस बंदे ने मुझे उतार के वहाँ पर कह दिया चलो भाई अंदर हो गया। नहीं पता मैंने आगे क्या करना है, किससे बात करनी है, कैसे वहाँ पर बैठा बहुत सी वहाँ पर मुझे पता लगा कि भाई टैंकी पे इस वक्त कम से कम 2-3 हज़ार बंदा तो इधर बॉर्डर पे बैठा हुआ है। जो उन सेफों में था महसूस हो रहा था बंदे के बंदे मामला सेफ में मैं गया कम से कम वहाँ पर भी 200-300 बंदा बैठा हुआ था। अब वहाँ पे जिस रूम में मुझे बिठाया गया उसकी गेम निकलने का टाइम था, मतलब उसने ईरान बॉर्डर क्रॉस करना था। उस रूम में उसने बंदे खोल से पहले उन्होंने गिनना शुरू किया, सबको गिना तो मुझे पूछते हैं भाई आपका ही देना। आखिर में मैंने कहा मेरा तो जब कोई भी नहीं। वो बंदा मुझे देखता है वो से उसने समझे पता नहीं पुलिस का क्या सीन है, आगे बच्चा देख के उसने समझ कि बच्चा भी है ये क्या सीन है। वो मुझे लेके अपने बड़े जो उनके उसके जो थे आगे पीछे सरबराह जो थे 2-3 बंदे, वो एक रूम में बहुत प्यारा सा रूम बना हुआ था भाई, डेकोरेटेड रूम था, वहाँ पे ले गए मुझे। अब सीन ऐसा चला कि भाई वहाँ से तो हम मतलब रातों रात उस बंदे ने मुझे पहले उसने मुझे ये पूछा कि भाई आप कहाँ से आए। मैंने कहा मैं हरिपुर से हूँ। उसने कहा आप यहाँ पे किसी एजेंट के थ्रू आए। मैंने कहा मेरा कोई एजेंट नहीं, उनको उर्दू नहीं आ रही थी इतनी ठीक होगा, मगर एक बंदे को थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी और थोड़ी थोड़ी बोल पा रहा था जिससे हमारी कम्युनिकेशन हुई। उसने कहा भाई आपका एजेंट कोई नहीं तो आप नहीं जा सकते। मैंने कहा मैंने जाना है, अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे तो मैं वापस कैसे जाऊँगा। उसने कहा फिर आपको अपना एजेंट बुक करना पड़ेगा। मैंने कहा आप लोग बन जो मेरे एजेंट डायरेक्ट इसी तरह कहा। उन्होंने कहा पैसे कौन देगा। मैंने कहा पैसे मैं खुद दूंगा, मेरे पास कैश मौजूद है या मतलब मैं पहुंच के देने होते हैं पैसे। मुझे पता लग गया था पैसे पहुंच के देने होते हैं तो मेरा भाई दे देगा या पीछे से मेरे घर वाले दे देंगे, ये मेरी फैमिली फिट है इस तरह। मैंने उनको कहा तो मैंने कहा ठीक हो चलो भाई। उधर से मुझे उसने रूम से बाहर निकाला, सामने डाला तैयार था, जो मतलब मेरे रूम का जो सीन था वो बंदे डाले पे चढ़ चुके थे, आगे से डाला तैयार था। अब डाला तैयार था, डाले पे भाई को बिठा दिया गया। अब डाले पे कम से कम 38 से 40 बंदे, 2 डाले थे, 38 से 40 बंदे थे जो मतलब गेम को रन करने लगे थे। वो आधा घंटा डाला स्लो चलता रहा, बॉर्डर के करीब ही था, मैं आधा घंटा पौना घंटा चलता रहा। उसके बाद डाला रुक गया। अब सामने बॉर्डर नज़र आ रहा है, पेट्रोलिंग टीम नज़र आ रही थी हमें तो ये सामने पेट्रोलिंग टीम है। अब हम बैठ के उधर हमको बिठा दिया कि भाई ये गाड़ी जब जाती है वापस 5 से 10 मिनट में वापस आती है, तो आपने पहले तो 1-2 चक्करों में मतलब नज़दीक जाना। जब वो चक्कर लगाएगी गाड़ी तो जब तीसरी दफ़ा ईरान की गाड़ी का रहा पेट्रोलिंग की, तो जब तीसरी दफ़ा हो जाएगी तो आपने बॉर्डर क्रॉस करके आगे गाड़ी खड़ी होगी वहाँ पे यानी जाना है। आपको नज़र आ जाएगा बंदा लाइट लगा देगा, हमारा पीछे से राब्ता। जब आप यहाँ से यानी बीच में वो वहाँ पे नाला था, नाला जितना नाला था कि भाई मुझसे डबल बंदा मतलब 1.5 बंदा कह रहे थे कि वो उसे क्रॉस कर सकता था। मैं खुद अकेले क्रॉस नहीं कर सकता, ऊपर खींचने के लिए बंदे की सपोर्ट चाहिए थी। तो वो नहीं पीछे से कॉन्टैक्ट करता, यानी उसने कॉन्टैक्ट करके बता दिया आगे गाड़ी जिधर भी थी वो उस बंदे ने लाइट लगा दी कि भाई सारे बंदे उस साइड चले गए। उसने कहा मैंने हम पीछे कॉन्टैक्ट में होंगे। डेंकर जो था हमारा, हम लोग भी भाई उतर के नाले में आस्ता आस्ता यानी इसी तरह गए आगे दरख्तों के पीछे छुपते छुपते सारे नाले में उतर के, पहले नाले में उतर, जैसे गाड़ी फिर गुजरी तो फिर हमने अल्लाह का नाम लिया। 10 मिनट रह गए थे, मतलब 10 मिनट में गाड़ी आ रही थी, वो बिल्कुल ठीक था। 10 मिनट थे हमारे पास, हमने अगली गाड़ी में जाना भी था। और उनसे पहले ये था कि बंदों ने एक दूसरे के साथ तावन किया, नाला क्रॉस किया। 1-2 बंदे रह गए, उनको भी बाहर में निकाला गया, यानी जो 4 लड़के थे बीच में जवान, उन्होंने कहा कि इनको छोड़ के नहीं जाना, इनको भी साथ लेके जाएंगे चाहे जो भी हो जाए। तो बस उनको भी निकाला उन्होंने, फिर आगे गए। तो आगे आए हम 2 डालों पे थे 40 बंदे। अब डाले भी मतलब सिंगल थे, पहले जो था वो डबल था, इस पर मतलब 4-5 बंदे अंदर भी बैठ सकते थे, ऐसा कोई सीन था। अब जो आगे डाला गया वो 1 डाला था, यानी अब 38 बंदे 1 डाला साहब लगा, और वो भी सिंगल डोर, यानी एक ही डोर था उसको। और उसके आगे जो 2-3 बंदे पता नहीं बिठाए इसके नहीं बिठाए, समझ ही नहीं लगी, अंधेरा ही इतना था, रात का टाइम था, तो बिठाए इसके नहीं बिठाए, सारे बंदे उसने पीछे कर दिए। अब भाई रास्ते का सीन वहीं से ही मतलब डर लगना शुरू होगा कि भाई आखिरी टाइम आ चुका है। तो यार हमने तो गए थे क्या कहते हैं मोबाइल देखने के, भाई वीडियो कहाँ पे पहुंची, कितना टाइम हो चुका है वीडियो बनाते हुए। तो व्लॉग 25 मिनट की सेकंड पार्ट जो था व्लॉग का वो 25 मिनट नाश्ते के बाद का पार्ट 25 मिनट पे जा रहा था। अब 25 मिनट अच्छा खासा यूट्यूब पे लोग इतना टाइम देते ही नहीं है भाई, वीडियोस को देखने के लिए स्किप कर देते हैं आगे पीछे। तो इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का फ़ायदा कोई नहीं है, एक ही वीडियो में सब कुछ डिस्क्राइब कर देना हूँ।
ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कहा था पार्ट 2 आएगा, उस पर आप देखिएगा कि आगे। अभी हमने पाकिस्तान तक का सफ़र तय कर लिया इस वीडियो के अंदर कि हम पाकिस्तान से ईरान के बॉर्डर को निकल चुके हैं। तो इंशाल्लाह आगे 27 से 28 दिन का सफ़र ईरान में गुजरा है, जो कि सारा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पार्ट 2 में ही हो जाएगा। अगर पार्ट 2 में ना हुआ तो 3 में आ जाएगा। 3 से 4 पार्ट में इंशाल्लाह हम तुर्की पहुँच जाएंगे। तो अगले पार्ट्स के लिए प्लीज़ और प्लीज़ कह रहा हूँ कि सब लोग सब्सक्राइब करें। वीडियो इस वक्त लंबी हो रही है, मगर ये कि हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा फर्स्ट चैनल फर्स्ट ब्लॉग है, फर्स्ट सेटिंग है सारी, तो क्या पता कुछ गलतियाँ रह जाए, कुछ ऐसे काम हों जो ना बाकी व्लॉगर्स करते हैं, बाकी कंटेंट मेकर्स करते हैं, उनकी तरह नहीं कर पाया हूँ। मगर यार प्यार होना चाहिए ना, लोगों की फीलिंग्स को जगा रहा हूँ यार, लोगों को सीधे उल्टे कामों से बचा के सीधे कामों पे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ यार। जाओ बाहर जाओ, मेरा कहने का मकसद ये है कि बाहर जाना चाहिए, बट इल्लीगल नहीं। ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग है ना, ये मुँह से निकालना आसान है भाई, ये सुनना बड़े मज़े में आता है मगर है नहीं। तो उसके लिए ये है कि भाई अपने लिए अच्छा सा काम करें, अपने लिए अपनी किसी एजेंसी में जाएँ, किसी जॉब अप्लाई करें, किसी तरीके से वीज़ा लगवा के किसी कंट्री में जाकर कमाना है तो कमाओ भाई, अच्छे से कमाओ, हम आपके साथ हैं, मगर टंकी नहीं लगानी। अभी आपने मेरी कहानी को सुना ही नहीं है, अभी तो आपको बड़े बड़े ट्विस्ट मिलेंगे। तो इंशाल्लाह अभी के लिए व्लॉग को एंड करते हैं। ये मेरा एंडिंग सीन है सारा, अभी व्लॉग एंड होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि ईरान में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अपने भाई को बहुत सा प्यार देना है, ढेर सा प्यार। सब्सक्राइब का बटन नीचे होता है, उसको ज़रूर दबाना है। मैंने पहले भी नहीं कहा, बात उस तरह यानी मुझे नहीं पता कि किस तरह लोगों को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, सब्सक्राइबर्स को खास तौर पे। तो यार मैं क्या कर लूँगा आपको, बस कर देना यार, सिर्फ सब्सक्राइब ही करना है मेरे ख्याल से। और वो घंटी वाला जो बटन है उसको दबाओगे तो मेरी अगली वीडियो जैसे लगती जाएगी ना, टपक करके आपके मुँह पे आग लगेगी, टपक यार सलान आ गया भाई। तो चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह आप लोगों से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अपने व्यूवर्स बढ़ेंगे और इंशाल्लाह अपनी पब्लिक आएगी। माजी की वीडियोस इंटरेस्टिंग वीडियोस यार गारंटी से कहता हूँ मजा आएगा आप लोगों को इस चैनल पे। एक दफ़ा अपना टाइम अगर आप लोगों ने अच्छे जगह पे देना है तो यहाँ पे सब्सक्राइब करके जाना। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा कि आपने किसी सही बंदे को या सही ब्लॉगर को जो आपका टाइम पास नहीं कर रहा है, जो आपके मतलब नॉलेज में ही इजाफा करेगा भाई, मेरी कहानियाँ, और मज़ा भी आएगा, यानी माइंड रिफ्रेशमेंट सब कुछ मेरी गारंटी है। आप लोगों का काम है भाई को प्यार दिखाना है। प्यार नहीं दिखाओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा यार, प्यार लाजमी दिखाना है। तो अभी के लिए अपने व्लॉग को बंद करते हैं। सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना बहुत सारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्द मिलेंगे। अब मुझे नहीं पता ये व्लॉग कब आएगा या अगला कब आएगा, बट ये है कि अभी एडिटिंग करते हैं इस व्लॉग की और नेक्स्ट व्लॉग की तरफ जाते हैं। तो इंशाल्लाह अपने प्यारे भाइयों को सलाम, हमें खुदा हाफिज़, बाय बाय।